नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सरकार के रडार से झटके में दाऊद गायब कैसे हो गया, वो तो वांटेड की लिस्ट में पहला नाम। इन सब के बीच जो बस चल रही थी पंजाब में, वो सरकार की थी। जो बस जल गई और जिसमें 40 लोग जलकर मौत के मुंह में चले गए मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी के नेता की थी। महिला आयोग बट गया विश्वास के नाम को लेकर, लेकिन सबके बीच वांटेड जिक्र सलमान खान का, जिसको लेकर कल हर कोई इंतजार कर रहा है। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर। शूटिंग कल कर रहे थे पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में, और उसके बाद आज मुंबई पहुंचे और कल इंतजार है कोर्ट के फैसले का। हिट एंड रन का केस का मसला है, आज का नहीं बल्कि 13 बरस पुराना यह मसला है, और इन सब के बीच फैसला आने वाला है। मुंबई की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये दरअसल भारतीय सिनेमा में 7वें शख्स होंगे जिनका मामला अदालत तक पहुंचा है। हालांकि हर के जहन में संजय दत्त जरूर बार बार आते होंगे, लेकिन इंतजार कल हर किसी का है। हम इस पे खास रिपोर्ट आज आपको 10:30 बजे दिखलाएंगे। लेकिन आइए, जिक्र हो गया है वांटेड का, तो आज वांटेड के जरिए जरा तलाश उस बात को लेकर जिसको लेकर भारत के भीतर सरकारें लगातार पाकिस्तान को कहती रही, बताती रही, हमारी वांटेड की लिस्ट में पहला नाम तो दाऊद ही है। और लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार मुशर्रफ से जब मुलाकात की थी तो दाऊद को सौंपने का जिक्र किया था। कैसे ये सब जिक्र कर दिया गया जब पता नहीं था कि दाऊद है कहां। दरअसल इस वाकये का जिक्र आज संसद के भीतर से निकला और हंगामा मच गया। रिपोर्ट देखिए। इसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए। क्या 5 पे मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूँ। He is in Pakistan and government of India has been providing information to Pakistan about his whereabouts, and Pakistani agencies are not cooperating with Indian government. That is well known to everybody. ये 3 हालात सब कुछ बयां कर देते हैं कि दाऊद को लेकर भारत सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि जो बात दिसंबर में कही गई वो 4 महीने बाद आज दोपहर 12 बजे संसद के भीतर ही बदल गई, जब राज्य मंत्री ने एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार को नहीं मालूम कि दाऊद है कहां। हंगामा मचा तो 6 घंटे बाद फिर एक दूसरे राज्य मंत्री ने संसद के बाहर बयान दिया कि दाऊद तो पाकिस्तान में ही है। ऐसा लगता है, चौंकिए मत, सरकार दाऊद को लेकर कितनी गंभीर है और दाऊद वाकई है कहां, इसको लेकर जिस तरह दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के बयान के बाद हंगामा मचा, उसने समूची कलह ही खोल दी। क्योंकि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि दाऊद खुद को भारत के हवाले करना चाहता है, लेकिन उन्होंने उस वक्त जब मामले को उठाया तो मामला अधिकारियों ने ही दबा दिया और बहस उसी के बाद शुरू हुई, जिसका जवाब आज संसद में ये कहते हुए गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने दिया कि 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम दुनिया के किस कोने में है, भारत सरकार को इसका कोई अता पता नहीं। अब सवाल है, यह जो पता है बीते 2 दशकों से संसद ही नहीं सड़क तक में बहस में हर नेता हर मंत्री लेता रहा, फिर अचानक हुआ क्या कि सरकार को कहना पड़ा कि उसे दाऊद के बारे में कुछ भी पता नहीं। और तो और कराची के डिफेंस कॉलोनी के इस घर में दाऊद का नया पता भी बताया गया, और आज तक ने जब वहां पड़ताल की तो डिफेंस कॉलोनी में ही ISI का हेडक्वार्टर भी नजर आया। तब भी देश के सामने सवाल हुआ और नेताओं ने उस वक्त भी कहा कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि दाऊद को वो सौंप दे। लेकिन अब नया सवाल इस बीच यह खड़ा हो गया कि वाकई देश में तमाम सरकारें दाऊद के बारे में जो भी कहती रही उसका कोई मतलब कभी नहीं रहा। क्योंकि दाऊद है कहां, अगर आज के मौके पर यह सवाल खड़ा होता है, तब ऐसे में इससे पहले वाजपेयी सरकार से लेकर मनमोहन सिंह सरकार के दौर में जब जब सूचियां पाकिस्तान को यह कहकर सौंपी गई कि यह मोस्ट वांटेड की सूची है और इसमें दाऊद का नाम भी है, इसे भारत को सौंप दिया जाए, तो क्या तमाम सरकारें यूं ही हवा में सिरा कर रही थी? क्योंकि 5 मौके तो ऐसे कम से कम जरूर आए। और याद कीजिए, आखिरी बार 2014 जनवरी का महीना, उस समय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, जिन्होंने बकायदा ये कहा कि दाऊद के ठिकाने की जानकारी है और उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है। दाऊद पर क्या कहेंगे सर? मैंने अमेरिका के FBI से भी जब मैं गया था तभी बात की है। हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है, हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का।
जाहिर है दाऊद को हर कोई सलाखों के पीछे देखना चाहता है। शायद इसीलिए बीजेपी उस समय विपक्ष में थी तो उसने भी दाऊद का मुद्दा बाखूबी उठाया, राजनीतिक तौर पर उठाया। और तो और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने भी डंके की चोट पर यह खुलकर कहा कि दाऊद को हर हाल में भारत लाएंगे। ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? तो क्या सारी बातें यूं ही कही जा रही थी? क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते बरस दिसंबर में लखनऊ में बहुत साफ तौर पर कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में है और भारत पाकिस्तान से लगातार उसे सौंपने के लिए कह रहा है कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा कीजिए। तो दाऊद पाकिस्तान में है, ये बात बीते 1.5 दशक से लगातार कही जा रही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज 6 घंटे के भीतर भी देश के 2 गृह राज्य मंत्री अपने अपने बयान से अलग अलग बोलते हुए नजर आए। वो जो भी देश के लिए गंभीर मसला है और सवाल यही है कि जब संसद में गृह मंत्रालय जिस बात का जिक्र करता है और संसद के बाहर फिर गृह राज्य मंत्री एक दूसरी बात कहते हैं, तो इन सब के बीच देश दाऊद को लेकर या सरकार के रवैये को लेकर खुद को ठगा हुआ महसूस तो नहीं करेगा। एक दो नहीं, कम से कम 5 मौके आए हैं जब जब डोजियर सौंपा गया, सूची सौंपी गई पाकिस्तान को यह कह के दाऊद को सौंपिए। आइए जरा जिक्र समझ लीजिए। 31 दिसंबर 2001 20 मोस्ट वांटेड की सूची, दाऊद का नाम उसमें भी पाकिस्तान को दिया गया था। उसके बाद 2002 संसद पर हमले के बाद फिर सौंपी गई सूची, उसमें भी दाऊद का नाम। उसके बाद 26/11 के बाद 2008 में 20 मोस्ट वांटेड की सूची, उसमें भी दाऊद का नाम। 2011 में 50 मोस्ट वांटेड भगौड़ों की लिस्ट जारी, उसमें भी दाऊद का नाम कहा गया सौंपिए इसे। 23 अगस्त 2006 को संसद में लोक शिकायत मंत्रालय ने कहा था उसे पता है दाऊद पाकिस्तान में है। और जनवरी 2014 में तो गृह मंत्री शिंदे ने जो कहा था उसको हम दिखलाई चुके हैं कि ठिकाने तक की जानकारी है, FBI से भी बात हो रही है, लाया जाए। दाऊद एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं बल्कि समाज के भीतर, जिसमें नाम ले लीजिए हर कोई जानता है, फिल्म तक बन चुकी है। इसलिए दाऊद शब्द आते ही हर राजनेता प्रतिक्रिया देने के लिए सामने भी आया। लेकिन बहरहाल एक बस जो मोगा में हुआ उसको लेकर पंजाब सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई। दूसरी स्थिति मध्य प्रदेश की कल थी। बड़ी छोटी सी खबर आपको दिखला पाए थे जिसमें 40 लोग जिंदा जल गए, कुछ बचे वह भी जले हुए थे, ड्राइवर बच गया। ड्राइवर ने जिस बात का जिक्र किया उससे मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया हंगामा आ गया। मालिक बीजेपी का, सरकार बीजेपी की। बस का ड्राइवर कहता है बस चलाने के लिए अनफिट थी, फिर भी बस चल रही थी। उसके बावजूद किसने परमिट दिया, किस रूप में दिया, सारे सवाल। एक नए तरीके की वांटेड की स्थिति है ये। रिपोर्ट देखिए। MP 19P 0533 कंपनी अनूप ट्रेवल्स, मालिक ज्ञानेंद्र पांडे, बीजेपी नेता। धू-धू कर जल रही इस बस की छोटी सी पहचान यही है। यही वो बस है जो कल पन्ना के पास पुल के नीचे गिरी थी और जिसमें 40 लोग जिंदा जल गए थे। और बस की नई पहचान ये है कि बस के मालिक बीजेपी के नेता हैं, जिनकी बसें सर पर दौड़ती हैं, चाहे बस फिट हो या ना हो। वैसे भी जिंदा बचे यात्रियों का कहना है कि हादसे के वक्त बस की स्पीड काफी थी। फिर ड्राइवर शमशुद्दीन का कहना है कि बस में कई खामियां थी, जिन्हें मालिक ज्ञानेंद्र पांडे ने कई बार बताए जाने के बावजूद भी ठीक नहीं कराया था। वो कंडक्टर साहब से बोला था, वो कहा सतरम बनवाए। छतरपुर में नहीं बनवाना, कंडक्टर भी मर गया था। हाँ, हर बार की तरह हादसे के बाद सरकार ने जागने की कोशिश की है। ड्राइवर और बस के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और बस के फिटनेस सर्टिफिकेट को फर्जी मानते हुए सतना के RTO को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये अलग बात है कि नागौद मंडल के बीजेपी अध्यक्ष और बस के मालिक ज्ञानेंद्र पांडे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ड्राइवर की मनःस्थिति, जिसने अपनी घटना खुद देखी हो, इतनी बड़ी विभत्स घटना, मुझको तो लग रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन सवाल ड्राइवर या बस मालिक के आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल है हादसे में कई लोगों की जान जाने का, क्योंकि सरकार मुआवजे का खेल खेल कर बच निकलना चाहती है। जबकि मसला यही है कि बस को फिटनेस सर्टिफिकेट क्या इसीलिए आसानी से नहीं मिल गया क्योंकि वो बीजेपी नेता की है। और मध्य प्रदेश में जब परिवहन निगम है नहीं तो निजी बस ऑपरेटरों पर लगाम लगाने की मंशा सरकार की है नहीं। जी, मध्य प्रदेश में रोडवेज जैसी कोई चीज अब है नहीं। साल 2000 में
घाटे के मद्देनजर सरकार ने मध्य प्रदेश परिवहन निगम को बंद करने का फैसला कर डाला। 2006 तक एमपी रोडवेज से अनुबंधित बसें निजी ऑपरेटर चलाते रहे, लेकिन 2007 में एमपी परिवहन निगम पूरी तरह बंद कर दिया गया और राज्य में पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था निजी बस ऑपरेटरों के हाथ में चली गई और लाइसेंस उन्हें ही मिले जो सत्ता के करीब थे। निजी ऑपरेटरों ने मनमर्जी से बसें चलाई और मनचाहा किराया वसूला और अभी तक यही हो रहा है। कई बसों पर मध्य प्रदेश परिवहन निगम आज भी लिखा है, क्योंकि कार्रवाई का बस मालिकों को डर है नहीं या सरकार को कार्रवाई की चिंता नहीं है, तो खेल बदस्तूर जारी है और बस हादसों का दौर है। इस बीच एक सवाल 40 जिंदगियों का है जो दुर्घटना के नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का शिकार बन गए और मुख्यमंत्री मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा बांटकर संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी परिवहन नहीं होने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और प्राइवेट बस ऑपरेटर चांदी काट रहे हैं। हर हादसे में कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर होती है। उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि सरकार को जितनी सख्ती करनी चाहिए आखिर क्यों नहीं की जाती। पन्ना से रविंद्र व्यास और सतना से योगी तारा के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में माना तो यही जाता है कि करोड़ों के वारे नारे सिर्फ परमिट बनाने लेने देने में हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी सेवा है नहीं और प्राइवेट बसों की बखूबी चलती है। लेकिन वहां पर मुआवजा दे दिया गया 2-2 लाख रुपए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, किसानों को मुआवजा देने निकले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चेक बांट रहे हैं और पूछ रहे हैं आप मुझे जानते हैं, और जो चेक ले रहा है किसान या उसके परिवार का व्यक्ति वो कह रहा है जी हम नहीं जानते हैं। रिपोर्ट देखिए। जी 1-2 नहीं आधे दर्जन नाम और देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के ये नाम हैं। इस परिवार का राज है इन दिनों उत्तर प्रदेश में। सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जो विधानसभा में बहुमत के बूते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे तो झटके में यूपी की राजनीति बदलने के संकेत दिए जाने लगे। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। लेकिन 2.5 साल बाद हाल यह है कि लैपटॉप बांटने से लेकर इटावा सफारी बनवाने और विकास के तमाम वादों के बावजूद मुख्यमंत्री जी को सूबे के लोग पहचान नहीं पा रहे। ये है कि हम लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कई बार लोग नहीं पहचानते। ये जनेश्वर मिश्र जी ने एक बार मुझे बताया था और वो मैंने कई बार कोशिश करके पूछा है लोगों से और वो सच निकली बात। हद तो यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने वाले कई लोग भी उन्हें नहीं पहचानते। हाल ही में किसानों को राहत के चेक बांटते वक्त सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात को अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन भी लिया। चेक लेने पहुंची एक महिला से अखिलेश ने जब पूछा आपको मालूम है किस पार्टी की तरफ से मदद का चेक ले रही हैं, तो महिला ने जवाब दिया हमें नहीं पता। फिर अखिलेश ने पूछा हमें पहचानती हैं, तो महिला ने 2 टूक जवाब दिया नहीं। मैंने पूछा ये बताइए कि ये लोक निर्माण मंत्री जी को आप पहचानती हो कि नहीं पहचानती? वो नहीं पहचानती थी। स्पीकर साहब को नहीं पहचानती थी वो, और हमें भी नहीं पहचानती थी। अखिलेश इन दिनों विकास का डिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन सुनने वाले पहचानते नहीं तो फिर चुनावी वक्त में फायदा मिलेगा कैसे? वैसे सच यही है कि यूपी में समाजवादियों का चेहरा एक ही है और वो है खांटी नेता मुलायम सिंह यादव का। यानी सीएम की कुर्सी पर कोई बैठ जाए, सूबे की जनता अगर पहचानती है तो मुलायम सिंह को ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर कोने में जा जाकर मुलायम सिंह ने पार्टी को खड़ा किया। अब सवाल है पार्टी का नाम लेकर और साइकिल चलाकर सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, लेकिन नजरों में तो मुलायम सिंह समाये हुए हैं और शायद पहली बार जनता के ना पहचाने जाने का दर्द सीएम के अपने जहन में उठा और छलका भी, और पत्रकारों के बीच बयां भी वो कर गए। शायद इसीलिए विरोधी कहते हैं कि यूपी में एक नहीं 4.5 मुख्यमंत्री हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव को तो पूरा देश जानता है, जबकि आजम खान और चाचाओं रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का पूरे उत्तर प्रदेश में खासा दबदबा है। ऐसे में आधे मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अखिलेश यादव को पहचान का संकट होना लाजमी है। मगर बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। अपने सीएम को ना पहचान पाने वाली जनता इस ओर भी इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी के लिए 2017 चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन मोहम्मद सलीम के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक।
और ये किसे पता था, एक महिला की शिकायत एक नेता को लेकर, और महिला की शिकायत महिला आयोग में, और महिला आयोग में बैठी महिलाएं ही बढ़ जाएंगी महिला को लेकर। रिपोर्ट देखिए या सुन लीजिए। में डायरेक्ट कोई भी कानून हम करने के अधिकार हमारे पास नहीं है। हम लिख सकते हैं और वो हम रिकमेंड कर देंगे बस। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मिस्टर कुमार। नहीं प्लीज मैं एक मिनट, नहीं एक 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड यू डिड 1 मिनट। मैं ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। शी इज द मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। शी इज द मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी जूही खान। ये अब इनको यहाँ भेजा गया है आम आदमी पार्टी ने। इनको वहाँ पे देख के मुझे खुद को ताज्जुब हुआ कि कैसे आ गई। अब लेकिन चूंकि मेंबर हैं, हमारे कमीशन की मेंबर है तो ठीक है, लेकिन वो इस तरह करेंगी इसका मुझे अंदाजा नहीं। मेरा प्रोटेस्ट ये है कि उनको गलत उनकी रेपुटेशन को रूइन किया जा रहा है। हाँ। कुमार विश्वास जी को मैं समझती हूँ कि वो बहुत ऑनेस्ट है और बहुत अच्छे आदमी है, एंड आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी इन्वॉल्व इन दिस।